ब्रेक खत्म हो जाती है। ये आज हमने पढ़नी है फाइल जी, परमिशंस ठीक है। जो है, फाइल परमिशंस को देखेंगे हम। तो लास्ट टाइम जो है वो हम लिनक्स के अंदर यूज़र और ग्रुप्स का थोड़ा स्टडी किया था। तो हम देखते हैं फाइल परमिशन जो है वो अ, हमने देखनी है कि कितनी टाइप्स की परमिशंस होती हैं और परमिशंस क्यों ज़रूरी होती हैं बेसिकली। परमिशन ग्रुप्स, पहले तो सबसे पहले ग्रुप्स देखेंगे कि किन परमिशंस कौन-कौन से ग्रुप्स होते हैं या कौन-कौन से एंटिटी होती है जिसको हम जो है परमिशन असाइन कर सकते हैं। तो फाइल्स और डायरेक्टरीज़ जो होती हैं लिनक्स के अंदर, उसमें 3 तरह के परमिशन ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओनर। ओनर यानी कि जो परमिशन ओनर की परमिशन जो होती है वो फाइल्स और डायरेक्टरी पे होती है और ये ओनर की परमिशन जो है वो दूसरे यूजर्स के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। यानी कि ओनर क्या होता है ये भी हम आगे मजीद देखते हैं ना तो फिर क्लियर होता जाता है। यानी कि फर्स्ट टाइप जो है वो ओनर की होती है। ओनर परमिशन ओनली अप्लाई ऑन द ओनर ऑफ द फाइल्स और डायरेक्टरीज और इसका दूसरे ग्रुप्स या यूजर्स के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता। एक सेकंड टाइप जो है वो ग्रुप की है। ग्रुप परमिशंस जो होती हैं वो बेसिकली ग्रुप जिस ग्रुप को आप असाइन करते हैं उस ग्रुप्स पे फाइल्स और डायरेक्टरीज के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं, अप्लाई होती हैं और इनका इफेक्ट जो है वो अदर यूजर्स के ऊपर नहीं होता। अदर यूजर यानी कि दूसरे ग्रुप्स के यूजर के ऊपर नहीं होता। और एक जो है ऑल यूजर परमिशन जो है वो तमाम यूजर्स जो सिस्टम पे होते हैं उन पे अप्लाई होता है और परमिशन जो भी आप उस पे अप्लाई करेंगे वो तमाम यूजर पे इम्प्लीमेंट होगा। ये जो अब ओनर ग्रुप और यूजर है इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और फिर इसकी कुछ जो है हम देखेंगे कमांड्स भी देखेंगे जो एग्जीक्यूट होती हैं। लेट्स सी कि ये हमारे पास बेसिकली एक कहते हैं हम कि फाइल है या फ़ोल्डर है बेसिकली ये। तो इसको जो है फाइल ओनर जो है उसका यूज़र 1 है। यूज़र 1 इसका ओनर है और ये एक ग्रुप है और इस ग्रुप 1 का नाम जो हमने रखा हुआ है माय सॉल्यूशन रखा है और इस ग्रुप के अंदर आपके पास 3 यूज़र हैं, यूज़र 1, 2 एंड 3 दैट इज़ यूज़र। और यूज़र 1 जो है दैट इज़ द ओनर जो कि इस फाइल का या ये डायरेक्टरी जो है इसका ओनर है बेसिकली। तो जो परमिशन आप यूजर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे वो यूजर के लिए ही ओनर के लिए ही इम्प्लीमेंट होंगी जो भी परमिशन आपने अप्लाई की होंगी और वो बाकी इस ग्रुप के यूजर्स को इफेक्ट नहीं करेंगी और सेम सिमिलर जो है वो हम कहेंगे कि दूसरी ग्रुप्स ये ग्रुप 2 है जिसको हमने ग्रुप 2 के नाम से दिया और इसमें भी यूजर 4, 5 और 6 यूजर जो है वो मौजूद है और ये परमिशन जो हैं इन यूजर्स को भी इफेक्ट नहीं करेंगी। तो ये अभी हमने जिस तरह ओनर परमिशन को स्टडी किया था, ओनर परमिशन जो है वो बेसिकली लेट्स से कि फाइल का ओनर जो था, ये जो फाइल या डायरेक्टरी है इसका ओनर यूजर 1 है। तो जो भी आप ओनर के ऊपर परमिशन अप्लाई करेंगे दैट विल इफेक्ट ओनली दैट यूजर। उसके बाद आता है ग्रुप। अभी हमने पीछे जो स्लाइड में देखा था ग्रुप परमिशंस। तो ग्रुप बेसिकली ये हमारे पास माई सॉल्यूशन के नाम से ये पूरा एक ग्रुप है जिसके अंदर 3 यूजर हैं, यूजर 1, 2 और 3। तो अब आप जो ग्रुप परमिशन अप्लाई करेंगे, वो ग्रुप परमिशन जो है वो इन तमाम यूजर्स के ऊपर इफेक्ट करेगा, इन तमाम यूजर को इफेक्ट करेगा। और ये जो ग्रुप दूसरा ग्रुप है अदर यूजर बेसिकली जो तीसरी ऑप्शन है, वो इनको इफेक्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली ग्रुप परमिशन जो है दे विल इफेक्ट ओनली द यूजर ऑफ दैट ग्रुप। यूजर जो उस ग्रुप के अंदर यूजर्स होंगे उनके ऊपर अप्लाई होगा। जो भी आप परमिशन इम्प्लीमेंट करेंगे वो इन यूजर्स के ऊपर अप्लाई करेगा। और थर्ड ऑप्शन जो थी हमने अदर की ऑप्शन देखी थी, ऑल यूजर या अदर यूजर जो है उनको देखा था। अगर आप इस फाइल के ऊपर ये जो फाइल या फोल्डर है इसके ऊपर अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं अदर वाली ऑप्शंस परमिशन या वो तो वो इन ग्रुप यूजर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा। इट्स मीन कि अदर जो है वो उस ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप्स के जो यूजर होंगे यानी कि अदर ऑप्शन के अंदर यूजर 4, 5 और 6 जो परमिशन आपने अप्लाई की होंगी वो इसके ऊपर अप्लाई होंगी और इम्प्लीमेंटेड होंगी।
फाइल परमिशंस होती हैं, वो हम अभी मजीद डिटेल में भी देखेंगे और देखेंगे भी। बेसिकली ये जो फाइल हमारे पास फोल्डर है, इसके ऊपर परमिशन जो है ये न्यूमेरिक वैल्यू आपको डिस्प्ले हो रही है। इसका मतलब क्या है और ये किस तरह इम्प्लीमेंट की जाती है, ये हम डिटेल में देखेंगे आगे। इसका मतलब है कि 6 ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इस फाइल के ऊपर 6 डिजिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द परमिशन ऑफ ओनर। और सेकंड 6 जो है, दैट इज द ग्रुप परमिशन, ये यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है। और 0 जो है वो अदर यूजर की परमिशन को इंडिकेट कर रहा है। तो जब भी आप लिनक्स के अंदर फाइल्स एंड फोल्डर्स की लिस्ट को देखेंगे, तो उनके उनके सामने अगर आपके पास ये ऑप्शंस नजर आ रही होंगी, तो वो इंडिकेट कर रही होंगी कि ओनर को कौन सी परमिशन है, ग्रुप को क्या परमिशन है और अदर यूजर को क्या परमिशन है। बट ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू में। नॉर्मली ये परमिशन जो है वो आपके सामने करेक्टर की सूरत में होगी, WR और X, ये 3 होते हैं, वो हम आगे टाइप्स देखेंगे परमिशंस के। तो इट्स मीन कि यहाँ पे 6 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि इस यूजर को रीड और राइट दोनों की परमिशन है। इसी तरह नेक्स्ट 6 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्रुप की परमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस ग्रुप के तमाम यूजर को इस फाइल्स के ऊपर रीड एंड राइट की परमिशन है। और 0 का मतलब है कि इस यूजर की इस फाइल और डायरेक्टरी के ऊपर इन यूजर को कोई जो है परमिशन अलाउ नहीं है, डिनाई। 0 मीन डिनाई, कोई एक्सेस नहीं है। तो अगर ये यूजर एक्सेस करेंगे तो वो इस फाइल या फोल्डर को जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे, दैट इज द परमिशन। अगर हम परमिशन की बात कर रहे हैं, तो रीड जो है वो 4 से रिप्रेजेंट होता है, और राइट जो है वो 2 से रिप्रेजेंट होता है, और एग्जीक्यूट जो है 1 से रिप्रेजेंट होता है। और अगर आप इसको अल्फाबेट्स में अगर कहेंगे तो R, W और X जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। वो नेक्स्ट हम स्लाइड्स में देखते हैं कैसे है। तो अभी हमने जो पिछली स्लाइड्स ये जो अभी देखा था, यहाँ पे 6 जो है, तो इसका मतलब 4 + 2 मीन्स 6। तो इसका मतलब है कि यूजर पहला जो डिजिट जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओनर के पास रीड और राइट दोनों की परमिशन है। और इसी तरह नेक्स्ट जो 6 रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 4 to 6, इट्स मीन कि इस ग्रुप को भी तमाम की तमाम यानी कि इस फाइल्स के ऊपर तमाम यूजर्स को रीड और राइट की परमिशन है। और इसी तरह 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो यूजर हैं इस फाइल्स और फोल्डर को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। और आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर आप फाइल्स की टाइप्स की बात करें, अगर आप लिनक्स की फाइल्स को जब व्यू करते हैं, तो वो आपके पास जो है कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर आपको शो करेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि ये फाइल टाइप्स जो है वो किस किस्म की हैं। अगर तो ये हाइफन, जैसे ये हाइफन आपको नजर आ रहा है इसके आगे, इट्स मीन के दैट इज द रेगुलर फाइल, ये रेगुलर फाइल है। और आपको यहाँ पे ये डी नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये माई सोल्यूशन के नाम से ये जो आपको नाम नजर आ रहा है, ये डायरेक्टरी है। और इसी तरह ये एल है। और सिंबॉलिक लिंक होते हैं। लिंक्स क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। हार्ड लिंक भी होता है, और ये सिंबॉलिक लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पे ये आप जब करेंगे लिस्ट शो करेंगे फाइल्स और डायरेक्टरीज की, तो उसके साथ ये जो इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, ये इंफॉर्मेशन आपको इंडिकेट कर रही है कि फाइल डायरेक्टरी है या फाइल है। अब ये आगे जो आपको नजर आ रहे हैं इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। अभी हमने जैसे पीछे देखा था रीड एंड राइट की ऑप्शंस देखी थी, इसी तरह भी हम इसको फर्दर देखते हैं। अगर आपने ये जो हमने पीछे कमांड देखी और ये आपको नजर आ रही है ये स्लाइड्स के अंदर, ये सारा जो आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, इतनी इंफॉर्मेशन, अगर तो आप ls-l की कमांड यूज करेंगे तो फिर आपको वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। और अगर जस्ट आप ls लिख के इंटर करेंगे तो फिर आपको ये वाली इंफॉर्मेशन शो नहीं होगी। जस्ट ये नाम जो है वो डिस्प्ले होंगे फाइल्स एंड फोल्डर के, आपको उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी। तो आपने व्यू करनी हो परमिशंस को, फाइल्स और डायरेक्टरीज के ऊपर कौन सी परमिशन जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, तो ls-l की कमांड आप यूज करेंगे तो वो आपको शो करेगा कि इस फाइल के ऊपर जो है किस किस चीज की परमिशन है। लेट्स से कि यहाँ पे अगर आप पहले 3 करेक्टर जो है, अगर RWX जो है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ये इसका मतलब है कि ये ओनर का
ओनर की जो है परमिशन सेट हुई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट RWX जो है दैट रिप्रेजेंट द ग्रुप परमिशन, और RWX जो है वो दूसरे यूजर्स की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास RWX, ये जो पहले 3 नजर आ रहे हैं, दैट्स मीन के दैट इज द ओनर। और ओनर जो है वो इस फाइल का राइट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ये आगे 3 आपको जो करेक्टर नजर आ रहे हैं, इसमें आपके पास R-X है। इसका मतलब है कि ग्रुप वाले जो यूजर हैं वो सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इसी तरह नेक्स्ट, इसके ऊपर आपको नेक्स्ट RWX जो नजर आ रहा है, R-X नजर आ रहा है, इट्स मीन कि अदर यूजर भी जो है वो इस फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आपको इस फाइल्स या डायरेक्टरी के आगे ये जो नजर आ रही है परमिशन, ये इंडिकेट करती हैं कि इस फाइल्स के ऊपर कौन सी परमिशन इम्प्लीमेंटेड है। लेट्स से कि हम ये एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास अगर हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं, मेक डायरेक्टरी की कमांड हम पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन के नाम से एक डायरेक्टरी हमने क्रिएट की, और फिर हमने उसके अंदर जो है एक फाइल क्रिएट की। टच कमांड के जरिए भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कैट फाइल के जरिए भी आप, CAT कमांड के जरिए भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी आप कमांड यूज करेंगे, ये आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। और डायरेक्टरी जो है एक माई सोल्यूशन का फोल्डर, और उसके अंदर एक और डायरेक्टरी माई सोल्यूशन की क्रिएट की है। इसी तरह यहाँ पे आपको ये एक हमने टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है, यानी कि माई सोल्यूशन फोल्डर के अंदर आप खड़े हैं, यानी कि फोल्डर, ये नंबर साइन इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज द नॉर्मल यूजर, नॉट अ रूट यूजर। डॉलर साइन होता है, इट्स मीन के दैट इज रूट यूजर। आपने इस माई सोल्यूशन के अंदर रहते हुए एक और माई सोल्यूशन की डायरेक्टरी क्रिएट की, और एक आपने टेक्स्ट फाइल क्रिएट की। अब आपने जैसे LS-L की कमांड इंप्लीमेंट की, तो आपके सामने ये 2 आइटम्स जो हैं वो उसने डिस्प्ले कर दिए। एक जो इस डायरेक्टरी है जो कि अभी हमने क्रिएट की थी, ये आपको D नजर भी आ रहा है। इसी तरह हमने टेक्स्ट फाइल क्रिएट की थी टच कमांड के जरिए, और इसमें आपके पास ये हाइफन शो कर रहा है, इट्स मीन दैट इज द रेगुलर फाइल। अब अगर आप देखें तो फोल्डर के ऊपर जो है आपके पास RWX इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज द ओनर परमिशन, और R-X दैट इज इंडिकेटेड दैट इज द ग्रुप परमिशन, और नेक्स्ट R-X रिप्रेजेंटिंग द अदर यूजर ग्रुप्स। और इसी तरह अगर हम फाइल्स को देखें तो फाइल्स में हमारे पास रीड और राइट की ऑप्शन है, एग्जीक्यूट की नहीं है ओनर के पास। इसी तरह ग्रुप के में आपके पास सिर्फ रीड की ऑप्शन है, राइट और एग्जीक्यूट की नहीं है, और अदर की भी जो है आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये अगर हम देखें, अभी हमने LS कमांड सिंपल यूज की थी, तो LS कमांड में सिर्फ उसने नाम दिखाए हैं, उसने पूरी परमिशन जो है वो शो नहीं की। तो ये मैं अभी इसी तरह बता रहा था कि अगर आपने परमिशन देखनी हो तो LS-L कमांड यूज करेंगे, तो वो आपको उस फाइल और फोल्डर के साथ परमिशन भी जो है वो इंडिकेट करेगा। तो ये इंडिकेट हुई परमिशन की। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास ये जो हमने अभी स्टडी किया था, वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो फाइल्स है या फोल्डर जो हमने क्रिएट किया था, इसमें ये जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, ये इंफॉर्मेशन क्या इंडिकेट कर रही है। तो ये जैसे अभी मैंने बताया कि ये फर्स्ट RWX ये डायरेक्टरी है, इसके ऊपर ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज रिप्रेजेंट द ओनर परमिशन, यानी कि ओनर की परमिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये डायरेक्टरी है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, दैट इज द परमिशन। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपको नजर आ रहा है R-X, दैट रिप्रेजेंट द ग्रुप इंफॉर्मेशन, यानी कि इस ग्रुप में जितने भी यूजर्स हैं उनके पास जो परमिशन है इस फोल्डर के ऊपर या इस डायरेक्टरी के ऊपर R-X है, यानी कि रीड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट राइट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है दैट इज इंडिकेटिंग दैट बेसिकली अदर यूजर की परमिशन जो है वो क्या है, हमारे पास अदर यूजर के पास भी R और X है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन जो है वो लिंक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके हार्ड लिंक कितने हैं वो हम देखेंगे कि लिंक्स क्या होते हैं बेसिकली। और उसके बाद ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसका ओनर जो है वो रूट, उसका ओनर है इस सॉल्यूशन डायरेक्टरी का, यानी कि इसको इस डायरेक्टरी को जिसने क्रिएट किया या जिसकी ओनरशिप है जिसके पास, वो उस यूजर का नाम रूट है। और उसी तरह फिर आगे उसकी ग्रुप की इंफॉर्मेशन है कि किस ग्रुप में है ये यूजर, तो ये ग्रुप जो है रूट है, यानी कि यूजर भी रूट है और ग्रुप भी रूट है। और फिर उसके आगे उसकी इंफॉर्मेशन है, और ये बाइट्स है
कि इस फाइल के या डायरेक्टरी के अंदर कितनी टोटल साइज है इसका, और उसके बाद वो आपको उसकी क्रिएशन टाइम भी दिखा रहा है। इसी तरह अगर हम ये तो डायरेक्टरी थी, और अगर हम उसको देखें कि सॉल्यूशन जो हमने फाइल क्रिएट की थी, उस फाइल में हमारे पास भी सेम इसी तरह राइट्स हैं। तो अगर हम देखें तो ये RW हाइफन, इट्स मीन कि ये जो आपको इंडिकेट कर रहा है, इसमें फाइल को रीड और राइट किया जा सकता है, एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, और दैट इज द ओनर, ये ओनर है। और ये पहला हाइफन जो है ये इंडिकेट कर रहा है दैट इज द रेगुलर फाइल। उसके बाद आपके पास R डैश डैश है, इट्स मीन के अदर ग्रुप्स के मेंबर को इस सॉल्यूशन फाइल को रीड कर सकते हैं, ना राइट कर सकते हैं, ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई। और इसी तरह नेक्स्ट जो है आपकी अदर इंफॉर्मेशन जो है ऑल यूजर्स की R हाइफन हाइफन है, इट्स मीन कि इस फाइल को अदर यूजर भी रीड कर सकते हैं और उसको ऊपर जो है परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास हमने थोड़ी सी परमिशन स्टडी की है, इसको हम मजीद फर्दर भी देखेंगे। अब हम जो है अपने जी बुक्स की तरफ आते हैं। बुक जो है वो हमने जहाँ से स्टार्ट की थी, जहाँ से हमने टॉपिक को छोड़ा था, उसी टॉपिक से हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। जो बुक हमारी थ्योरेटिकल बुक है प्रैक्टिस ऑफ नेटवर्किंग के जो है, उसमें हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक छोड़ा था जहाँ से, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सर्वर को स्टार्ट किया था, वो कहता है देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन स्टॉकिंग ए स्पेयर एंड हैविंग अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो ट्रेड ऑफ बेसिकली टर्म है, सिचुएशनल डिसीजन मेकिंग होती है। बाज़ दफ़ा आप सिचुएशन देख के डिसीजन करते हैं कि एक चीज़ की क्वांटिटी और क्वालिटी कम और दूसरे की ज़्यादा हो रही होती है, या दूसरे की कम करके और पहले की जो है वो ज़्यादा या कम कर रहे होते हैं। यानी कि सिचुएशनल डिसीजन के ऊपर ट्रेड ऑफ डिपेंड कर रहा होता है। तो वो कहता है जी कि या तो आप स्पेयर पार्ट्स को जो है वो स्टॉक कर लें, या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को जो है उसको आप मेंटेन करें। तो बेसिकली ये हम जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, हमने सर्वर से रेलेवेंट स्टार्ट किया था, और हमने ये देखा था कि सर्वर जो है वो इंतहाई क्रिटिकल जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपोनेंट है, पार्ट है, जिसकी जो है स्पेयर पार्ट भी होनी चाहिए और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। बेसिकली ये हेडिंग है जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। तो इसको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट क्यों होना चाहिए कि अगर आपका क्रिटिकल सर्वर है तो या होस्ट है, तो उसका अगर कोई उसमें फॉल्ट आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका अल्टरनेट आपके पास या रिपेयरिंग जो है वो इमीडिएटली अवेलेबल हो, ताकि आपका डाउन टाइम जो है दैट इज मिनिमाइज। सर्वर जो है दैट इज अप टू मैक्सिमम टाइम पे होना चाहिए, अप टाइम उसका। सो वो कहता है कि अब आप अप टाइम मेंटेन करने के लिए या तो आप उसके स्पेयर पार्ट्स रख लें अपने पास, और या फिर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो दोनों चीजें जो हैं वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर। अगर आप स्पेयर पार्ट्स भी इतने कॉस्टली होते हैं कि आप तमाम के तमाम कंप्यूटर्स के स्पेयर पार्ट्स भी नहीं रख सकते, या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हर एक का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी आप जो है, अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और उनकी पेमेंट करना भी जो है वो इतना पॉसिबल नहीं है। तो वो कहता है जी कि ये दरमियानी रास्ता है ट्रेड ऑफ, कभी कहीं पे आप स्पेयर पार्ट्स को मेंटेन करने को प्रेफर करते हैं और कहीं पे आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो मेंटेन करते हैं या रखते हैं। तो बेसिकली कहता है स्टॉकिंग योर ओन स्पेयर मे बी टू एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल साइट। अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब है कि आप अगर स्पेयर पार्ट्स स्टॉक करते हैं एज ए बैकअप के तौर पर रखते हैं, ताकि अगर सर्वर पे प्रॉब्लम आती है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकें, तो ये भी एक्सपेंसिव है। बेसिकली आप कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट जो है वो इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। A maintenance contract include diagnose services even over the phone। और अगर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो इवन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप फोन के ऊपर भी वो सर्विसेज ले सकते हैं। Sometimes on the other hand, the easiest way to diagnose something is to swap in spare part until the problem goes on। और बाज दफा ये भी होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है, कोई कंपोनेंट खराब हो गया है, तो वो इमीडिएटली रिपेयर नहीं हो सकता, तो आपने स्पेयर पार्ट्स को यूज कर लिया एज ए जो है इमीडिएटली रेमेडी के तौर पर, ताकि सिस्टम जो है जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तो आप स्पेयर पार्ट से अपना काम चला लें, और जब उस प्रॉब्लम या कंपोनेंट या पार्ट जो है वो रिपेयर हो जाता है तो दोबारा आप उसको यूज कर लें। तो वो कहता है जी कि अल्टरनेटिव यानी कि डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सूटेबल चीज है आपके लिए। और बाज़ दफा ये भी प्रॉब्लम होती है कि आपको अगर आपने
पार्ट्स रिपेयर करने हैं या डायग्नोज करना है, तो आपके पास ट्रेन स्टाफ भी होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करके और अगर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं तो उनको रिपेयर कर सके या उनको चेंज कर सके। तो इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी जो है मेथड या मॉडल को अडॉप्ट करते हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली वो कहते हैं ट्रेड ऑफ सिचुएशन है। ट्रेड ऑफ मीन कि एक चीज क्वालिटी या क्वांटिटी वाइज कम हो रही है और दूसरी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो समटाइम्स एन एसए डिस्कवर दैट क्रिटिकल होस्ट इज नॉट ऑन द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। बाज़ दफ़ा ये भी सिचुएशन होती है कि होस्ट या जो सर्वर जो आपने परचेज किया उसका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड ही नहीं करवाया या उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं शामिल किया। तो क्या होता है, और ये उस टाइम उस सूरत में होता है जब क्रिटिकल टाइम है और सिस्टम जो है वो डैमेज हो गया, आपको उसकी रिपेयरिंग की जरूरत है, तो पता चलता है कि ये सिस्टम तो अब मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही नहीं है। द डिस्कवरी टेंड्स टू हैपन एट क्रिटिकल सच एज व्हेन इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड। यानी कि पता उस टाइम चल रहा है जब कंप्यूटर डैमेज हुआ है और आप देख रहे हैं तो वो पता चल रहा है जी कि ये तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल ही नहीं है। The solution usually involves talking to salesperson who will have the machine repaired to good faith that it will add it to the contract immediately or retroactively। तो वो कहता है जी कि इसका हल किस तरह है, सोल्यूशन क्या है। अगर वो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है तो आप वो रेलिवेंट सेल्स पर्सन को कहते हैं कि यार अपने इसको रिपेयर कर दें। गुड फेथ मीन गुड आपका जो है उसको क्या कहते हैं, गुड फेथ के अंदर रहते हुए वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे और उस मशीन को या सर्वर को जो आपका रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद नहीं था, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको इमीडिएटली वो ऐड भी कर दे ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि सेल्स पर्सन से नॉर्मली आपका रिलेशन डेवलप हुआ होता है, तो आप उनको खुद ही पर्सनली रिक्वेस्ट करके उस मशीन को रिपेयर करवा के इन गुड फेथ और उसको फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में ऐड भी करवा लेते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। It is a good practice to write a purchase order for service contract for 10% more than quoted price of the contract, so the vendor can grow monthly charges as new machines are added to the contract। अब ये जो है वो कहते हैं जी कि परचेज ऑर्डर एक डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आपने कोई चीज खरीदनी हो तो आप पहले उनसे उनकी प्राइस जो है वो लेते हैं। एक डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करता है कंपनी, जिससे आपने जो भी प्रोडक्ट परचेज करनी है उसको परचेज ऑर्डर का नाम दिया जाता है। उसमें वो बताता है कि आपने इतनी क्वांटिटी परचेज करनी है तो हम इतनी प्राइस में आपको दे देंगे। तो वो डॉक्यूमेंट परचेज ऑर्डर कहलाता है। तो आप परचेज ऑर्डर जब आप कर रहे हो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो आप नॉर्मली उसकी 10% ज्यादा प्राइस को रखें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी मंथली चार्जेस उसमें ऐड होते जाए। अगर नई मशीन जो है वो ऐड होती जाए तो वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड होता जाए, क्योंकि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ने तो एक दफा होना है, बार बार तो नहीं होना। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है एनुअली हो, साल का हो, हाफ ईयर का हो। तो बेसिकली आपने जब उसको करना है तो आपने उसमें गुंजाइश रखनी है, 10% उसकी प्राइस हाई रखनी है, ताकि अगर इस दौरान कोई मशीन नई ऐड होती है तो वो नई मशीन जो है जो आपने परचेज की है वो ऑटोमेटिकली उस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड हो जाए, ताकि आपको दोबारा बार बार उसके साथ निगोशिएशन ना करनी पड़े। तो इट इज ऑल्सो good practice to review the service contract at least annually, if not quarterly, to ensure new server are added and retired are deleted। तो बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप जो है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को साल में एक दफा नहीं तो 3 माह बाद उसको रिव्यू करते रहें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को। बाज दफा ये होता है कि 3 माह या साल के अंदर नई मशीनें आपने सर्वर खरीदे हैं तो देखें वो ऐड हुए हुए हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इसी तरह इस दौरान के अंदर जो कंप्यूटर जो है वो बाज दफा खत्म हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं और वो आपके यूज में नहीं रहते। अगर वो यूज में नहीं है तो उनका सर्विस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अगर सर्विस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखा है तो आप उसको हर सिस्टम की पर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप पे कर रहे हैं। तो वो जो खत्म हो चुके हैं मशीन खत्म डिलीट हो चुकी हैं उनको देखें सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ऐड है तो उनको रिमूव करवा दें। इट्स मीन कि आप बेसिकली अपने सर्विस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को अपडेटेड रखें, आउट ऑफ डेट ना हो। आप उसको रिव्यू करते जाएं और कंसल्ट करते जाएं कि भाई हमारा जो मशीनें हैं क्रिटिकल मशीनें
जो नई आ रही हैं वो भी ऐड हो रही हैं, और जो खत्म हो चुकी हैं, रिटायर्ड हो चुकी हैं, उनको भी खत्म कर दिया जाए। ये एक उसने एक एग्जांपल दी थी जिसमें उसने बताया कि वो रिव्यू कर रहा है। 3 तरीके हैं, देयर आर 3 वेज टू प्रिवेंट द होस्ट फ्रॉम बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 3 तरीके हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि आपका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ना भी हो तो ठीक है। फर्स्ट इज टू हैव अ गुड इन्वेंटरी सिस्टम एंड यूज इट क्रॉस रेफरेंस द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते कंप्यूटर उस मशीन का, तो आपके पास उसकी इन्वेंटरी या बैकअप के तौर पे कंपोनेंट्स इतने होने चाहिए, अगर कोई मसला आ जाता है तो जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो आप इन्वेंटरी के थ्रू जो है उसको सॉल्व कर लें। एक तो ये तरीका है। Second is to have a person responsible for processing a purchase order also add a new machine to contract. This person should know whom to contact to determine the appropriate service level. If there is no single point of purchasing, it is possible to find the other choke point in process at which the new host can be added to the contract. दूसरा एक और आप कह सकते हैं कि रीजन हो सकती है, अगर आपका कंप्यूटर जो है वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट उस सेकंड रीजन क्या हो सकती है कि अगर आपका सिस्टम मौजूद नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी परचेसिंग होती है, जो भी चीज परचेज की जाती है, वो एक स्पेसिफिक पर्सन होता है जिसको वो जो है अथोराइज किया होता है, जो मार्केट से जाकर चीजें परचेज करता है। बाज दफा छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एक पर्सन हो सकता है, लेकिन अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो देयर आर मैनी पीपल जो कि परचेजिंग करते होंगे तो मुख्तलिफ आइटम्स और कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स की मार्केट से। तो वो कहते हैं कि जिस बंदे ने उस सिस्टम को परचेज किया है मार्केट से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस सिस्टम को जो है, उस सर्वर को जो है वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड करवाए, ताकि अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो पता हो कि भाई ये सिस्टम जो है ऑलरेडी एडेड है। तो दैट इज द पर्सन। सेकंड ऑप्शन मे भी हो सकता है कि वो बंदे ने जो है उस पर्सन ने सिस्टम परचेज किया और लेकिन उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं करवाया, और जब सिस्टम में प्रॉब्लम आई है तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को पता लगा ओहो ये तो मशीन जो है, ये सर्वर जो है, ये तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई वो कहता है कि सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो आपका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद नहीं है। थर्ड, you should fix a common problem caused by the warranty. Most computers have free services for the first 12 months because of their warranty. तीसरी रीजन ये हो सकती है कि आपका कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्यों नहीं मौजूद। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिस्टम क्यों नहीं मौजूद होते, उसकी 3 रीजन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट रीजन तो ये बताया था कि अगर आपके पास इतना इन्वेंट्री है जिसमें आप उसको अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं है। सेकंड, उसने ये बताया है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है परचेजिंग पर्सन जो है, दे आर लॉट ऑफ परचेजिंग पर्सन, और उनमें से किसी ने सर्विस को परचेज किया, सिस्टम को परचेज किया और उसने उसको ऐड नहीं करवाया सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सो दैट इज द अनदर रीजन। और तीसरी रीजन वो ये कह रहा है कि हो सकता है कि आपकी कॉमन प्रॉब्लम है कि वारंटी की। ज्यादातर कंप्यूटर जो हैं आपको वारंटी देते हैं जो कि 12 महीने की होती है, कि वो वारंटी में होता है। इस वजह से आप कहते हैं कि वारंटी के अंदर है तो अभी फिलहाल हमें इसकी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वारंटी के अंदर तो फ्री सर्विसेज मिल रही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसलिए आप उसको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं रखते। डू नॉट नीड टू बी लिस्टेड ऑन द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ए दोस मंथ। वो जो महीने आपको वारंटी मिल रही है उस महीने में आप उनको सर्विस के अंदर रखते नहीं है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो however it is difficult to remember add the host to contract so many months later। और फिर ये भी प्रॉब्लम है कि इतने महीने आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखा नहीं और बाद में आप उसको याद रखेंगे वो ये तो अब वारंटी में खत्म हो चुकी है, इसको कॉन्टैक्ट मेंटेनेंस के अंदर ऐड करें, तो ये याद रखना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर टू ऐड होस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट सो मेनी मंथ लेटर। सर्विस लेवल इज डिफरेंट ड्यूरिंग द वारंटी टूल। सर्विस लेवल एग्रीमेंट वो वारंटी से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अब इसका क्या इलाज है कि अगर आपका कंप्यूटर वारंटी में है और आपको बाद में याद रहे या ना रहे उसको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड करवाने में, तो उसके लिए ऐसे should see whether vendor can list the machine on the contract immediately but show $0 charges first 12 month statement। अच्छा जी, इसमें वो कहता है जी कि
अच्छा, अब वो कहता है जी कि इसका सॉल्यूशन ये है कि जब आप सिस्टम परचेज़ करते हैं तो वेंडर जो है खुद ब खुद इमीडिएटली उस मशीन को सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड कर दे। लेकिन वो 12 महीने जो वारंटी के अंदर हैं, उसमें उसका कोई चार्ज डॉलर $0 हो, यानी कि कोई चार्ज वो जो है वो चार्जिंग ना कर रहा हो उसके ऊपर, यानी कि 12 महीने फ्री है, तो 12 महीने के कोई चार्जेस जो है वो वसूल ना कर रहा हो। So most vendor will do this because it lock in the revenue for that host और ज्यादातर जो है वो वेंडर करते हैं क्योंकि वो ऐड कर लेते हैं मशीन को क्योंकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसका सोल्यूशन जब आप वो प्रोवाइड करेंगे तो उनके रेवेन्यू में इजाफा ही होना है क्योंकि ऐड जो कर लिया उन्होंने। लेटली मोस्ट वेंडर रिक्वायर्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू बी परचेज एट टाइम बाइंग द हार्डवेयर और मोस्टली जो है वेंडर जब आप कोई हार्डवेयर परचेज कर रहे होते हैं उसी टाइम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लेते हैं। तो दैट इज जो है तीसरी सिचुएशन थी जिसमें हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं हो सकता। तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है रिएक्टिव भी हो सकता है, प्रोएक्टिव भी हो सकता है। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस स्पेयर पार्ट्स इन रिपेयर इन टाइमली मैनर। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया है वो आपको स्पेयर पार्ट्स और रिपेयरिंग जो है वो टाइमली दे। ये ना हो कि आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है वो जो है वो उसका मकसद ही पर्पस ही जो है वो खत्म हो जाए अगर वो आपको टाइमली सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर ले। यूजली वेरियस ग्रेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल। मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो होते हैं। लोअर ग्रेड शिप रिप्लेसमेंट पार्ट टू द साइट मोर एक्सपेंसिव वंस डिलीवर द पार्ट एंड डू द इंस्टॉलेशन। यानी कि बाज ऐसे हैं कि जिनको जो आपके लोअर ग्रेड के कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्लेस कर दे आपकी साइट पे, एक्सपेंसिव वन को आपको डिलीवर करके उसको इंस्टॉल भी कर दे जो भी कंपोनेंट्स एक्सपेंसिव हैं या जो भी है। तो ये मुख्तलिफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनकी मुख्तलिफ वैरायटी है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रॉस शिप पार्ट आर एन इम्पोर्टेड पार्ट ऑफ स्पीडी रिपेयर। ये एक क्रॉस शिप का मतलब होता है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको फैसिलिटेट करती है कि जब आप कोई डिफेक्टिव पार्ट जो है उनको वापस शिपमेंट के थ्रू भिजवाते हैं और वो उसकी जगह नया पार्ट जो है एट द सेम टाइम आपको वापस आपको कर देते हैं। यहाँ से आपने उनको इन्फॉर्म किया कि ये कंपोनेंट जो है वो रिपेयर कर फॉल्ट कर गया है, तो वो आपको नया कंपोनेंट शिप करते हैं और मीनवाइल उसी टाइम पे आप उसका जो फॉल्टी या जो खराब कंपोनेंट है उसको आप उनको डिस्पैच करवाते हैं। इसको हम क्रॉस शिप कहते हैं। तो आइडली शुड बी सपोर्टेड अंडर द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये क्रॉस शिप जो है ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होना चाहिए, वेरी नेसेसरी। क्योंकि अगर आप ये क्रॉस शिप वाली जो है उसको रूल को इम्प्लीमेंट नहीं करते या क्रॉस शिप जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो मे बी ये हो सकता है कि पहले आप अपना फॉल्टी कंपोनेंट्स को डिस्पैच करें, वो उसको रिसीव करें और उसके बाद फिर वो नया कंपोनेंट डिस्पैच करें, तो इट विल टेक द टाइम। तो सर्वर जो है दैट इज इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल, तो वो आप उसको फॉरन रिपेयरिंग चाहिए, तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही फॉल्ट हो जाएगा। लिहाजा व्हेन अ सर्वर हैज हार्डवेयर प्रॉब्लम एंड रिप्लेसमेंट पार्ट आर नीडेड, सम वेंडर रिक्वायर्ड ओल्ड ब्रोकन पार्ट्स टू बी रिटर्न टू द डैम। ये आपका कहता है जी कि सर्वर में अगर कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है और रिप्लेस करना है तो वो ब्रोकन पार्ट या जो खराब पार्ट है वो आप उसको रिटर्न करते हैं बैक। उसकी वजह होती है अगर आप उसको फॉल्टी या जो ब्रोकन पार्ट है जो डैमेज हो गया उसको आप रिटर्न क्यों करना है। दिस मेक सेंस इफ रिप्लेसमेंट इज बीइंग डन एट नो चार्ज एज पार्ट ऑफ वारंटी और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपकी रिप्लेसमेंट जो है वो वारंटी की सूरत में है, यानी कि वारंटी में था वो पार्ट और आपने वो डैमेज हो गया या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है, तो वो बेसिकली उसको वापस करना ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है? ताकि रिटर्न पार्ट हैज़ वैल्यू, उसकी वैल्यू है। वो जो ब्रोकन पार्ट है या डैमेज पार्ट है, इट कैन बी रिपेयर्ड, उसको रिपेयर किया जाएगा एंड रिटर्न टू द सर्विस विद द नेक्स्ट कस्टमर दैट रिक्वायर्ड दैट पार्ट। वो कंपनी उस पार्ट को रिपेयर करेगी और फिर किसी दूसरे कस्टमर में अगर कोई प्रॉब्लम या इशू आता है तो वो रिपेयर किया हुआ पार्ट जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकता है। एक तो रीजन ये होगी कि वो ब्रोकन पार्ट या फॉल्टी पार्ट आपसे वापस क्यों लेते हैं। दूसरा ये भी है कि एक नए कस्टमर जो है वो रिक्वेस्ट करता है वारंटी के अंदर कि ये पार्ट खराब हो गया
और वो आपसे विदाउट वो पार्ट वापस मंगवाए आपको नया पार्ट दे देते हैं। आप कुछ दिनों बाद फिर कहते हैं जी कि ये फिर खराब हो गया, वो आपको नया दें। मे बी हो सकता है कि कस्टमर उसको जो है उस पार्ट्स को जो है वो सेल कर रहा हूँ, लिहाजा एक रीजन ये भी है कि कस्टमर से वो फॉल्टी पार्ट जो है वो वापस ले लिया जाता है और उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया जाता है अगर इन केस ऑफ वारंटी है। So vendors usually require notification and authorization for returning a broken parts. And this authorization is called return merchandise authorization. यानी कि जब आप किसी पार्ट को वापस रिटर्न कर रहे होते हैं तो वेंडर जो जिसको आपने करना होता है उसकी नोटिफिकेशन और ऑथराइजेशन उसको चाहिए होता है और उसको हम कहते हैं रिटर्न मर्चेंडाइज। आप उसको इन्फॉर्म करते हैं कि मैंने ये वापस कर दिया है और द वेंडर जनरली गिव्स द कस्टमर एज an RMA number for tagging and tracking the return parts। और नॉर्मली जो है वो एक नंबर होता है जो कि दिया जाता है ताकि उस पार्ट को ट्रैक किया जा सके कि वो पार्ट कहाँ पे है, शिपमेंट के दौरान कहाँ पहुंचा है, किस स्टेटस पे है। तो ये बेसिकली जो है रिटर्न notification or authorization है। So basically some vendor will not ship the replacement part until they receive the broken part। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो कि आपके पार्ट्स को रिप्लेस उस टाइम तक आपको शिप नहीं करते जब तक कि वो ब्रोकन पार्ट रिसीव ना कर लें। दिस प्रैक्टिस कैन इंक्रीज द टाइम टू रिपेयर बाय फैक्टर ऑफ 2 टाइम। अगर वो कोई वेंडर इस तरह करता है तो इसका मतलब है कि आपका जो रिपेयरिंग का टाइम है दैट विल इंक्रीज, यानी कि वो पहले रिसीव करेगा और उसके बाद वो उसको वापस भेजेगा। बेटर वेंडर विल शिप द रिप्लेसमेंट इमीडिएटली एंड एक्सपेक्ट यू टू रिटर्न द ब्रोकन पार्ट विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। और अच्छे वेंडर जो होंगे वो इमीडिएटली आपको वो पार्ट जो है वो शिप कर देंगे आप विदाउट वेट किए कि ब्रोकन पार्ट उनको मिले। लेकिन उसका एक टाइम होगा जिस पे वो वेट करेंगे कि इस टाइम के अंदर उनको ब्रोकन पार्ट मिलना चाहिए और इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड क्रॉस शिपिंग। और ये बेसिकली हर वो है कंपोनेंट के ऊपर, यानी कि जो कंपोनेंट ब्रोक हो फॉल्टी है या ब्रोकन है तो आप उसको शिप करते हैं और वो वहां से आपको उसके अगेंस्ट नया पार्ट जो है वो शिपमेंट कर देते हैं। तो दैट इज क्रॉस शिप। Vendor usually require purchase order number or request credit card number to secure the payment in case return part is not received। Normally अगर उसने नया पार्ट आपको शिप कर दिया है तो उसको किसी किस्म की सिक्योरिटी चाहिए कि आपने ब्रोकन पार्ट जो है वो उसको डिस्पैच कर दिया है। तो उसके लिए वो कहता है जी कि नॉर्मली परचेज ऑर्डर या आपका क्रेडिट कार्ड नंबर जो है वो आपसे जो है वो एज ए सिक्योरिटी के तौर पर लेता है ताकि अगर रिटर्न पार्ट उसको रिसीव नहीं होता तो उसकी जो है सिक्योरिटी जो है वो रहनी चाहिए, नए पार्ट जो उसने शिपमेंट किया है उसके अगेंस्ट जो है वो रिकवरी कर सके। सो दिस इज रीजनेबल वे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। समटाइम्स हैविंग अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एलिवेट द नीड फॉर दिस। इट्स मीन ये एक रीजनेबल प्रोटेक्शन है वेंडर की कि अगर उसको नहीं मिलता तो वो जो है उस जो नए पार्ट को उसने शिप किया है उसको रिकवर कर सके। बी वेरी ऑफ वेंडर क्लेमिंग टू सेल server do not offer the cross shipping under any circumstances। such a vendor are not talking terms server। अगर कोई वेंडर ऐसा है जो कि ये सर्विस क्रॉस शिपिंग की सर्विसेज आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो टर्म जो सर्वर हम यूज करते हैं वो सीरियसली उस टर्म को ले नहीं रहा। इसका मतलब है कि सर्वर टर्म मीन्स सीरियस, एक क्रिटिकल कंपोनेंट है सर्वर और वो वेंडर उसको सीरियसली नहीं ले रहा, इसलिए वो क्रॉस शिपिंग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इट्स मीन कि आपको देखना चाहिए कि वेंडर ऐसा हो जो कि आप क्रॉस शिपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो। और इवन फास्टर रिपेयर टाइम परचेजिंग अ स्पेयर किट्स रिमूव द डिपेंडेंसी ऑन द वेंडर रशिंग टू रिपेयर अ सर्वर। और अगर आपने स्पेयर किट्स रखी है तो ये फास्ट रिपेयरिंग मेथड है, बजाय इसके कि आप शिपिंग के थ्रू देखें, वेंडर की तरफ देखें, आपने वेंडर्स की डिपेंडेंसी को रिमूव किया, आपके पास स्पेयर किट है फौरन रिमूव कर लिया। A kit should include one part of each component in the system। उस किट के अंदर हर पार्ट का एक एक कंपोनेंट मौजूद होना चाहिए। This kit usually cost less than buying a duplicate system। ये डुप्लीकेट सिस्टम से तो सस्ती होगी क्योंकि अगर आपने एक पूरा डुप्लीकेट सिस्टम खरीदना वो कॉस्टली होगा, लेकिन ये किट आपको सस्ती पड़ जाएगी। तो वो कहता है जी कि कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट ये जो है आप किट स्पेयर किट रखें